हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। तो गाइस फिर से हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के सेशंस लेके आए हैं एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज जिसमें हम आपको यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप दीज सेशंस विल हेल्प यू आउट इन योर जर्नी अहेड एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू इन योर understanding of the comprehension part of the session as well. So without any further ado guys, let's jump into the session. But guys, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फीडबैक ज़रूर दें अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जैसा भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी एक्सपीरियंस होता है, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस इन आवर कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। और गाइज इफ़ यू न्यू हेयर यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर आपको इन सारे सेशंस की पीडीएफ भी चाहिए तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। चलो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कल आपको एक होमवर्क पैसेज दिया था, छोटा सा था लेकिन था बड़ा खतरनाक। तो गाइज इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें हमें उसने पूछा था कि सही असम्पशन क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, many people in India feel that if we cut our defense expenditure on weapon building, we can create a climate of peace with our neighbors, subsequently reducing the conflict or creating a no war situation. अब आगे उसने क्या बोला, ये जो अगली लाइन थी ना, ये थी गाइस डिसाइडिंग लाइन इसकी। लेकिन उसने क्या बोला, पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज आर आइदर द विक्टिम्स ऑफ वॉर, कि या तो वो वॉर के विक्टिम्स हैं, जो मतलब लड़ाई में जिन जो इंजर्ड हुए हैं, किसी का कोई मतलब कोई परमानेंट या टर्मिनल किसी को इंजरी हो गई है, तो वो लोग करते हैं बात कि भाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई से नुकसान होता है बड़ा। या फिर वो लोग करते हैं, और द प्रोपगेटर्स ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट, कि जो इस आर्गुमेंट मतलब जो गलत आर्गुमेंट को प्रोपगेट करना चाहते हैं, वो ये बात करते हैं कि अगर हम अपनी डिफेंस में एक्सपेंडिचर मतलब करना बंद कर दें तो हम हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से लड़ाइयाँ हमारी बंद हो जाएंगी। ये लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि अगर मैंने हथियार बनाना बंद कर दिया तो मेरे से कोई लड़ेगा नहीं। ठीक है, मेरे पास हथियार नहीं होंगे तो ज़रूर लड़ेगा, हथियार होंगे तो नहीं लड़ेगा। तो ये वही बोल रहा था, ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट या विक्टिम्स ऑफ वॉर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो उसने अजम्पशन क्या दिया था गाइस, बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम्स बाय अस हैज़ इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स अगेंस्ट अस, कि भाई हमारे वेपन सिस्टम की वजह से हमारे पड़ोसी हम पे हमसे लड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं अज्यूम कर सकते हम। The greater spending on weapon building by us would lessen the possibility of armed conflict with our neighbors, कि हम ज़्यादा जो वेपन बिल्डिंग में स्पेंडिंग करेंगे उससे हमारी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कम होगी हमारे नेबर के साथ, ये assumption है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी। यस, एंड मेनी पीपल इन इंडिया बिलीव दैट वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज ऑन वेपन बिल्डिंग। ये तो इन्फ्रेंस ही है गाइस। अब बी और सी में देखना था कि भाई ज़्यादा पैसे स्पेंड करने से वेपन बिल्डिंग में हमारा हमारा मतलब धौंस बनेगी हमारी, हम पावरफुल कहलाएंगे और इससे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हमारा के चांसेस कम हो जाएंगे। या दूसरा, इट इज़ नेसेसरी टू हैव द स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो सही ऑप्शन यहाँ पे था गाइस, ये नहीं कि ज़्यादा पैसे वेपन बिल्डिंग में लगाओ, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स होने चाहिए, ताकि मतलब एज अ डिटरेंट जिसको हम बोलते हैं, भाई कोई हम पे अटैक ना करे। हम किसी पे नहीं करेंगे, वो हमारी पॉलिसी है, लेकिन कोई हम पे ना करे ये हमें इंश्योर करना होता है, एंड फॉर दैट वी नीड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम। तो ये अजम्पशन है कि उसी वजह से हमारा जो वेपन बिल्डिंग है उसमें हम एक्सपेंडिचर करते हैं और पड़ोसी कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि भाई वेपन सिस्टम पे स्पेंडिंग करने से क्या बोलते हैं हमारे पड़ोसी हमसे लड़ाई नहीं करेंगे, ये गलत आर्ग्यूमेंट था यहाँ पे। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर हियर गाइस। चलो आज के कुछ नए पैसेजेस करते हैं, और मैं आज फिर आपको एक होमवर्क पैसेज दूंगा जिसका जो खतरनाक पैसेज है गाइस, ध्यान से करना उसको, और उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीक अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा आपके साथ। तो पहले ये पैसेजेस डिस्कस करते हैं गाइस आज। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कॉरलरी टू द अबव पैसेज। कॉरलरी क्या होती है गाइस, अ लॉजिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो देखते हैं एक बार उसने क्या दिया है पैसेज में। बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन, क्रॉनिक कैपिटलिज्म इज हार्मफुल टू फ्री एंटरप्राइज, अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि भाई ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन को अगर आप खत्म कर दोगे तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो आ जाता है दैट इज हार्मफुल टू फ्री एंटरप्राइज, अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब पैसे के नाम पे, मतलब पैसा बनाने के लिए कि जो होता है ना कि मतलब सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना, सोशल जिसको हम बोलते हैं सोशल इंटीग्रिटी या सोशल बेनिफिट को नहीं देखते, मतलब वो अपना सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट देखते हैं, उसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई और टेंशन नहीं होती उसको। तो क्या करेगा, अगर ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन नहीं होगा तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म से
आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, एंटरप्राइज और अपॉर्चुनिटी सब खराब हो जाते हैं, होती दिखेंगी. क्रॉनी कैपिटलिज्म वेयर रिच एंड द इन्फ्लुएंसर आर alleged to have received land and natural resources and various licenses in return for payoffs to venal politicians. venal मतलब जो रिश्वत लेते हैं, या जो मतलब अपने आप को, अपने लेवल को गिरा लेते हैं. तो क्या कह रहा है, कॉलोनी कैपिटलिज्म जहाँ पे अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों को ज़मीन मिल जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लाइसेंसेस मिल जाते हैं पैसे के बदले. ऐसे पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाओ जो क्या बोलते हैं, जो रिश्वत लेते हैं और उनको उनके बदले में आपको सब दे देते हैं. इसी को क्रॉनी कैपिटलिज्म बोलते हैं. एंड इज नाउ अ मेजर इशू टू बी टैकल्ड, और एक बड़ा इशू बन गया है टैकल करना इसको. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया इज द मिडिल इनकम. कि जो मिडिल इनकम है ना, मिडिल इनकम ट्रैप जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा खतरा है डेवलपिंग कंट्रीज को, वेयर क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्रिएट्स ओलिगार्कीज दैट स्लो डाउन द ग्रोथ. और वैसी जगहों पे ही क्या होता है, जो पैसे होते हैं उससे ओलिगार्कीज बन जाती हैं, मतलब पैसे से पैसा चलाने वाले परिवार बन जाते हैं, और उसी से फिर ग्रोथ में स्लो डाउन होता है. तो क्या कॉरोलरी है सब देखते हैं. बट ऑफ लॉन्चिंग मोर वेलफेयर स्कीम्स एंड एलोकेटिंग मोर फाइनेंसेस फॉर द करंट स्कीम्स आर अर्जेंटली नीडेड. नहीं गई, कोई स्कीम एलोकेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मिडिल इनकम ट्रैप की बात है, लेकिन यहाँ पे बात है क्रॉनिक कैपिटलिज्म की. सेकंड, एफर्ट शुड बी मेड टू पुश अप द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अदर मींस एंड प्रोवाइड लाइसेंसेस टू द पुअर. कि दूसरे तरीकों से ग्रोथ लो और लाइसेंसेस गरीबों को दो, मतलब क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं खत्म करना. ये भी गलत है. थर्ड, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड promoting financial inclusion are needed at present, yes, and we should concentrate more on developing manufacturing sector than services sector. No, the right answer is guys, transparency होनी चाहिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, तभी ग्रोथ को असर्टन किया जा सकता है, मतलब इंडिया जैसे कंट्री में, फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर. ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन आर नीडेड एट प्रेजेंट. ठीक है, दूसरा पैसेज देखते हैं गाइस. उसने इन्फ्रेंस दिया है हमें. तो इन्फ्रेंस उसने हमसे पूछा है कि इन्फ्रेंस क्या हो सकता है. इन्फ्रेंस इज अ लॉजिकल की फैक्ट फ्रॉम द पैसेज गाइस. तो देखते हैं एक बार. क्लाइमेट अडेप्टेशन मे बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव इफ पॉलिसीज आर नॉट डिजाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर डेवलपमेंट कंसर्न्स. के बोला क्लाइमेट क्या कह रहे हो, क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट से अडेप्ट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे अडेप्ट करने की जो वो होती हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनको क्लाइमेट अडेप्टेशन टेक्निक्स बोलते हैं. तो क्लाइमेट अडेप्टेशन में बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव, कि क्लाइमेट अडेप्टेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा अगर पॉलिसीज को ऐसे डिज़ाइन नहीं किया गया. इफ पॉलिसीज आर नॉट डिजाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर डेवलपमेंट कंसर्न्स, के पॉलिसीज को दूसरे डेवलपमेंट कंसर्न्स को अगर ध्यान में रख के अगर हमने नहीं डिज़ाइन किया, तो क्लाइमेट अडेप्टेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस उसने एग्जांपल दिया है, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी. ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिससे फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मे इंक्लूड अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड मेजर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. मतलब अपनी फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्लाइमेट चेंज को और दिमाग में रख के हमें ऐसे कोऑर्डिनेटिव मेजर लेने पड़ेंगे फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड वाटर एंड पेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन सीरीज. ये लॉन्च करके आप फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, keeping climate change in mind. Some of these measures may have to do with climate changes and others with economic development. इनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज पे डिपेंडेंट है, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी डिपेंडेंट है. भाई दोनों चीज़ें देखनी है, सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है आपको, क्लाइमेट अडेप्टेशन भी देखना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना है. वो कह रहे हैं सभी को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, ये कहना चाह रहा है पूरे पैसेज में ऑथर. तो क्या इन्फ्लुएंस है गाइस, इट इज़ डिफिकल्ट टू परस्यू क्लाइमेट अडेप्टेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज. क्या मुश्किल है क्लाइमेट अडेप्टेशन डेवलपिंग कंट्रीज में फॉलो करना. इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी इज फार मोर कॉम्प्लेक्स इशू देन क्लाइमेट अडेप्टेशन. क्या ये बात करें कि फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना क्लाइमेट अडेप्टेशन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है. ओके, और देखते हैं, एवरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू क्लाइमेट अडेप्टेशन, या क्लाइमेट अडेप्टेशन शुड बी एग्जामिन्ड इन टैंडम विद अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शंस. यस, कि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए सारे डेवलपमेंट ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये सारा क्लाइमेट अडेप्टेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी पॉइंटलेस टू डू एनीथिंग या मेक एनी पॉलिसी, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज नहीं हो पाए, क्लाइमेट अडेप्टेशन नहीं हो पाया, तो
it would all be rendered ineffective. तो बाकी सारे ऑप्शन गाइस, difficult to pursue climate change in developing countries doesn't make sense. Improving food security, तो उसने एग्जांपल दिया था कि फूड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इशू है क्लाइमेट एडेप्टेशन से, ये नहीं कह रहा वो कह रहे जो भी आपको पॉलिसी बनानी है उसमें क्लाइमेट एडेप्टेशन को ध्यान में रखना पड़ता है. एवरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू क्लाइमेट एडेप्टेशन. कि ये बात सही है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉलिसी की बात करनी थी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन को पॉलिसी में ध्यान में रखना है, ताकि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शन जब चूज करो तो उसमें सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी भी हो. तो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर ऑफ दिस पैसेज. ठीक है, तो क्या था ऑप्शन गाइस, क्लाइमेट एडेप्टेशन शुड बी एग्जामिन्ड इन टैंडम विद अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शंस. उसने बोला भी है, देखो गाइस, इफ पॉलिसीज आर नॉट डिजाइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर डेवलपमेंट कंसर्न्स क्लाइमेट एडेप्टेशन मे बी रेंडर्ड इनफेक्टिव. तो क्लाइमेट एडेप्टेशन को ध्यान में रखते हुए हमें दूसरे डेवलपमेंट कंसर्न्स को मतलब परस्यू या इंस्यू करना चाहिए. तो दैट इज व्हाट द पैसेज वाज सेइंग. तो ये थे गाइस आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस. आई होप ये सेशंस आपको, छोटे सेशंस बट बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रिपरेशन के लिए. तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में. और गाइज ये है आपका आज का होमवर्क पैसेज, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. आपको इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है. तो इसने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द अबव पैसेज, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ऊपर वाले पूरे पैसेज की समरी लग रही है. तो एक बार पैसेज पढ़ते हैं. वी जनरली टॉक अबाउट डेमोक्रेसी बट व्हेन इट कम्स टू एनी पर्टिकुलर थिंग वी प्रेफर अ बिलोंगिंग टू आर कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन. कि भाई वैसे तो हम सबको डेमोक्रेसी अच्छी लगती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर बात आ जाए तो हमें फिर अपनी जाति धर्म समाज याद आ जाता है. सो लॉन्ग एज वी हैव दिस काइंड ऑफ टेम्पटेशन आर डेमोक्रेसी विल रिमेन अ फोनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. कि जब तक हमारी ऐसी टेम्पटेशन रहेंगी तब तक हमारी डेमोक्रेसी फोनी रहेगी, झूठी रहेगी. वी मस्ट बी इन अ पॉजिटिव वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू रिस्पेक्ट अ मैन as a man and to extend opportunities for development to those who deserve them and not to those who happen to belong to our community or our race. कि भाई हमें आदमी को आदमी समझना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं को देनी चाहिए जो उनके डिजर्व करते हैं, ना कि हमें ये देख के देनी चाहिए भाई कौन सा मेरी जाति का है, कौन सा मेरे धर्म का है, कौन सा मेरे समाज का है. This fact of favoritism has been responsible for much discontent and ill will in our country. और इसी वजह से हमारे ये फेवरेटिज्म, जिसको हम नेपोटिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है, ये मतलब बेसिकली परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इसको ये सब बोलते हैं, मतलब ये बोल दो, ये फेवरेटिज्म ही बहुत बड़ा रीज़न रहा है डिसकंटेंट का और इल विल का हमारे देश में. तो उसने क्या बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पूरे पैसेज को सही समराइज करती है. तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए. आर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद इट्स मेनी कास्ट्स, communities and religions. Second, true democracy could be established by providing equal opportunities to all. So far, none of us have actually understood the meaning of democracy. And fourth, it will never be possible for us to establish truly democratic governance in our country. तो गाइस बताओ यहाँ पे क्या सही आपको समरी लग रही है इन चारों में से, और मुझे आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ए बी सी डी इनमें से क्या आना चाहिए. लेट अस सी आप में से कितने स्टूडेंट सही आंसर करते हैं, एंड आई विल पर्सनली सी के आप देखता हूँ कि कितने सही आंसर कर रहे हो, कितने सही ट्रैक पे चल रहे हो आप. तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. अगर आपको ये सारे सेशंस अगर आपको डे 1 पे रिकॉर्डेड चाहिए, जिसमें आपको सारे PYQs, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, सब कुछ अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एवरी चैप्टर आपको मिल जाए, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है गाइस, जिसमें सिर्फ अंडर 100 आवर्स वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर CSAT, जिसमें आपको डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं. फिर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है साथ में उसी के अंदर, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपको अपने प्रैक्टिस के लिए. फिर आपके वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और लाइव रिवीजन क्लासेस एग्जाम से पहले कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें आप 1-on-1 अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ पढ़ सकते हो. तो यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, विष्णु सर, यू नो मी, यू नो मेघना मैम. तो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स. आप हमसे जुड़े हुए बहुत दिनों से यूट्यूब पे, तो कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सारा कंटेंट मिलेगा, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर अटेम्प्ट दिस ईयर. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना गाइज. आपको जो भी फीडबैक लगता है, अच्छा लगता है, शेयर मतलब हमारे सीरीज सेशंस, जैसे भी आपका जो भी आपका इनपुट है, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक्स विद अस ऑन दिस email ID, that is hello@edutab.co.in. Okay, that's our email ID. You can share your feedbacks with us. And guys, if you wish to contact us for anything, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in, the same email ID, and we will be more than happy to
serve you here. So guys, thank you so much once again for your precious time, for your receptiveness, and I'm sure these sessions are helpful to you. They they give you the right perspective to approach the questions in the exam, and I hope this will give you a lot of confidence for your preparation as well. So guys, having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again in next week with more such sessions, with more such practice passages. Till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So all the best. All my well wishes are with you. Stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. I'll see you again next week, guys. Till then, take care. Bye bye.